नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां अवैध कब्जों को लेकर एक अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार भले ही माफिया मुक्त होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ अराजक तत्व उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई जगह शिकायत की, लेकिन अब तक कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई देने के लिए कि 3 राज्यों में सरकार आ गई है भाजपा की। बहुत बहुत बधाई हो मोदी जी को और योगी जी को। आपकी क्या समस्या है? भाई साहब, मैं यहाँ पर अपनी समस्या के लेके आया था कि मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पूरे पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मामला मेरा पुश्तैनी संपत्ति पे जबरन कब्जा किया जा रहा है मुस्लिम लड़कों द्वारा, जो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड हैं। आमिर हमजा खान और मोहम्मद इरफान खान सीबू द्वारा, जो कि आमिर हमजा खान अपने आप को लखनऊ का अतीक चकिया बताता है और मोहम्मद इरफान खान सीबू अपने आप को लखनऊ का मुख्तार अंसारी बताता है। इनके द्वारा मेरी पुश्तैनी संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है नाजायज तरीके से। मैंने प्रदेश के मुखिया से लेकर के और प्रमुख सचिव गृह से लेकर के डीजीपी उत्तर प्रदेश और सब जगह मैंने गुहार लगा ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, एप्लीकेशन है सब मेरे पास, और मैं अपने लोकल थाने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोकल थाना पूरा इनके प्रभाव में है, जो इस कारण से मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। लोकल थाना अध्यक्ष भी मेरे कोई साथ नहीं दे रहे हैं मेरा और आपने कमिश्नर वगैरह से? मैंने कमिश्नर से भी मुलाकात करी, डीसीपी से। उनका कहना, उन्होंने सबने एसीपी को मार करके भेज दिया मेरी एप्लीकेशन को, और उस जांच में कह दिया गया कि ये संपत्ति विवाद है, इसमें आप अपना सिविल उसमें न्यायालय में जाइए। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद और बसपा नेता राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, वह बेहद खतरनाक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक वे पार्टी के साथ थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अलग होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार की एजेंसियों और संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट लोगों के हाथों में है, और उन्होंने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के पास केवल एक राज्य की सरकार है, जबकि बसपा के राज्यों में सरकार चला रही है। अंत में उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में मौजूदा सरकार ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही
और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हर संभव प्रयास करा कि हम सबकी छवि को भी खराब किया जाए। पंजाब सरकार ने जिन एजेंसियों को हायर किया, बंबई में स्थित जिन एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राजा वरिंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। राजा वरिंग ने कहा है कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम आम आदमी पार्टी की नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विपक्ष पर आरोप लगाने और लोगों को देशद्रोही कहने में लगे हैं, जबकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक को राज्यसभा भेजने जैसे फैसलों पर अब पंजाब की जनता सवाल उठा रही है। फिलहाल इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
चीफ मिनिस्टर के ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला तो नहीं। अब चीफ मिनिस्टर साहब अपने जो फैसले थे या आम आदमी पार्टी की जो नालायकियां थी उनको छिपाने के लिए वो देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चीफ मिनिस्टर साहब पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी तो यही खेल खेल रहे हो, चाहे वो गिद्दड़बा के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो तरन तारण का कोई कंटेस्टेड कैंडिडेट था, चाहे वो जलंधर में रिंकू जी कंटेस्टेड कैंडिडेट थे, वो आपके कंटेस्टेड कैंडिडेट बन गए। चाहे कोई अकाली दल का टीनू था, वो आपका कंटेस्टेड कैंडिडेट बन गया। मैंने उदाहरण के रूप में दिया है, भाजपाइयों ने और आम आदमी पार्टियों ने ये काम शुरू किया था कि किसका लेना वहां ले गए। और राघव चड्ढा जी को जो आपने फैसला लिया था बनाने का, आपने संदीप पाठक को जो राज्यसभा बनाने का फैसला लिया था, आपने 4 कमर्शियल लोगों को, उद्योगपतियों को, पैसे वालों को जो बनाने का फैसला लिया था, पूरा पंजाब आपके ऊपर इस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि आपने वॉलंटियर्स छोड़े, जिन्होंने पार्टी को बनाया वो छोड़े, जिन्होंने पार्टी खड़ी की वो छोड़े, और आपका जो नारा था कि आम लोगों को आगे लाएंगे, जनता, आम लोग, उनको आप नहीं लाए। ना तो दोनों चड्ढा और संदीप पाठक लोगों ने विरोध किया था कि गैर पंजाबियों को आप मत बनाइए, फिर लोगों ने विरोध किया था कमर्शियल लोगों को क्यों बनाया गया, उनके पास वोट है नहीं है, क्या है उनके पास। आपने ट्राइडेंट वाले राजिंदर सिंह जी को या और अन्य साथियों को क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो माल पानी वाले हैं। तो कमर्शियल लोगों का इस्तेमाल बीजेपी करती है, विचारधारा वाले वो लोग थे ही नहीं, वो चले गए, तो आपको इस बात का दुख भी नहीं होना चाहिए। और जिनको आपने बनाया था, पंजाब लुटाया किसने, आपने। भगवंत मान जी, आपने पूरी ताकत दी मिस्टर चड्ढा को। पंजाब के कमांडोज राघव चड्ढा के बरातियों को सलूट मारते रहे उदयपुर में। कपूरथला हाउस आपने उनकी शादी के लिए खोला और आपने वहां पर जो नाचना भी काम किया, मुख्यमंत्री साहब आपने। अब आप ही चड्ढा को गद्दार कह रहे हैं। चड्ढा गद्दार है, इसमें कोई दो शक नहीं है, लेकिन आप ये राष्ट्रपति से अब मिलना, अब यहां करना, आप अपनी नाकामियों को, अपने फेलियर्स को, अपने डिसीजंस को सही ठहराने के लिए, छुपाने के लिए आप राष्ट्रपति को मिल रहे हैं। आपको पता है कि उससे कोई आउटकम आने वाला नहीं। लेह लद्दाख से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि बंगाल की जीत केवल एक मामूली राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यहां भारत के संस्कृति, विरासत का पहचान और अस्तित्व की जीत है। उन्होंने कहा है कि इस परिणाम को सिर्फ भाजपा की राजनीतिक सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देश की जीत के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इन नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और मजबूत होगा। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बंगाल की जीत का ये विषय किस पे देना चाहिए? देखिए, बंगाल का जीत तो आप मामूली राजनीतिक जीत नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक, भारत के विरासत और भारत का पहचान और भारत का अस्तित्व का लड़ाई था। एक तरीके से ये उसका जीत है, ये सिर्फ बीजेपी का जीत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नतीजा आया है, इसको सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक जीत नहीं दिखना चाहिए, ये देश का जीत है। लोकतंत्र मजबूत हो गया है,
अब वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हर इलेक्शन में और इलेक्शन के बिना भी जो पॉलिटिकल मर्डर होता है, वायलेंस होता है, जला दिया जाता है लोगों को, ये सब बंद हो जाएगा बीजेपी सरकार आने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी जहां आता है पॉलिटिकल वायलेंस बंद हो जाता है। गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा इसमें कारण है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का जीत को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल पर देश का जीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जिस तरह बंगाल कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री सुकांता जमुनदार ने प्रतिक्रिया दी है। सुकांता जमुनदार ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि लोगों ने बसपा को खोलकर समर्थन दिया है। उन्होंने इसे जनता का आशीर्वाद बताया और उन्होंने कहा है कि यहाँ सभी के लिए सीखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उन्होंने खुद इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आपका क्या रिएक्शन, क्या लग रहा है? देखिए, जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पश्चिम बंगाल की जनता को, जिस तरीके से जनता ने दोनों हाथ से भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद किया। और उसके बाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा बहुत बहुत आभार। उन्होंने जिस तरीके से स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जितना समय दिया, अपने आप को खपाया, ये हमारे लिए सीखने लायक है कि एक व्यक्ति जो 3 बार का भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद और दुनिया के सबसे जनप्रिय नेता होने के बाद भी एक स्टेट के कार्यकर्ताओं के लिए अपने आप को इस तरीके से खपा देना, ये हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सबको सीखने लायक बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत नमन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक मिटिकुलसली एक जो प्लानिंग किया, एक सीट का, और पूरा जो टीम यहाँ पे था, अभी तक तो बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहे थे, नाम भी हम नहीं बोल रहे थे। बहुत पहले से सुनील बंसल जी लगे हुए थे। उन्होंने जो संगठन को जिस तरीके से बांधा, उनके साथ साथ अमित मालवीय जी, मंगल पांडे जी जुड़े। मंगल पांडे जी से पहले से अमित मालवीय जी जुड़े हुए थे। उसके बाद जब हमारे भूपेंद्र जी आ गए, तब सोने पे सुहागा हो गया। भूपेंद्र जी ने पूरा पॉलिटिकल प्लानिंग किया, सब मिला के जैसे कॉन्सर्ट होता है ना, जो कॉन्सर्ट में सारे प्लेयर्स, कोई तबला बजाता है, कोई तानपुरा बजाता है, कोई गिटार बजाता है, तो सब अगर ठीक से ताल में, लय में, सुर में बजाते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होता है। तो हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ है। लेकिन जो आप लोगों की जो सबसे मजबूत जो बात है वो है कार्यकर्ता, आप लोगों के जो आप लोगों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माने जाते हैं। कल देखिए किस तरीके से हम लोगों ने खुद भी देखा कि इतने इमोशनल थे, इतने भावनात्मक थे, बहुत लोग रो भी रहे थे लिटरली, कि कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था ऐसा ये मोमेंट भी आ जाएगा। आपने सोचा था, आपने भी बीइंग अ कार्यकर्ता लगातार लगे रहे इसमें कि हाँ जीत हासिल होगी एक दिन। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन परिणाम आने के बाद हार को स्वीकार करने के बजाय आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सोच समझ कर फैसला लिया है और कथित अत्याचारों से परेशान होकर मतदान किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि हार के बाद अब वोट चोरी की बात कही जा रही है। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, जब तक तो चुनाव हो रहा था तब तक तो ममता जी कह रहे थे हम एक तरफा जीतेंगे, और अभिषेक बनर्जी धमकियां दे रहे थे गाड़ी की छत पे खड़े होके कि तुमने बंगाल में रहना है 4 तारीख के बाद। अब जब हार गए हैं
बंगाल के लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। टीएमसी के अत्याचार से परेशान लोगों ने, टीएमसी की बदहाली से परेशान लोगों ने, वहां का जिस तरह से बांग्लादेशियों को पनाह देकर ममता जी वहां के हिंदू लोगों को मरवाने का काम कर रही थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। अब लोगों ने जब फैसला लिया तो अब कह रहे हैं वोट चोरी होगी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अगर तो आप केरलम में जीतेंगे तो आप कहेंगे कि हमारी जीत है, और अगर बंगाल असम में बीजेपी जीतेगी तो ये वोट चोरी है। ये कैसी सोच है आपकी? ये दर्शाती है कि आपका बंगाल और असम के लोगों पे विश्वास ही नहीं है, इसीलिए लोग आपको बार बार हराते हैं, इसीलिए आपको बार बार पस्त करते हैं। ये साफ संदेश है मोदी। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर अहम जानकारी दी है। चिराग पासवान ने बताया कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के भीतर पहले ही यहां तय हो गया था कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं और भाजपा को पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी क्रम में बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नए मंत्रियों को जल्द शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि 6, 7 या 8 तारीख के आसपास यह विस्तार संभव है। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा है कि इसके बाद ही पश्चिम बंगाल में भी शपथ ग्रहण की तैयारियां की जाएगी। फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजर आप कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली। तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया है। सुप्रिया सूले ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा है कि जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नेता और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वही जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ कहा है कि एक राज्य के चुनाव और गठबंधन के कामकाज के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन आगे भी अपना काम करता रहेगा। और फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और गठबंधन की स्थिति को लेकर बहस जारी है। दीदी ये ग्राउंड से गढ़ी हुई नेता है, तो दीदी जो कहेंगी वही सच होगा। क्या लगता है इंडिया आघाड़ी अभी तक इंटैक्ट है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इंडिया आघाड़ी का एक स्टेट के इलेक्शन का क्या संबंध भैया? इंडिया आघाड़ी तो काम। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।